अगर आपको 6 महीने की जेल के बदले में 41,715 करोड़ रुपए मिल रहे हों तो क्या आप जेल जाएंगे? वेल, आपका तो पता नहीं, लेकिन आज की वीडियो में जिसके बारे में बना रहा हूँ उसने डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले मात्र 1,000 रुपए का सामान का इस्तेमाल करके 41,715 करोड़ रुपए का सामान गायब कर दिया और आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी बस देखती रह गई। ये है इस सदी की सबसे बड़ी चोरी, जिसे अंजाम देने के बाद मात्र 6 महीने के अंदर ही पूरी टीम बाहर आ गई। गुनाह साबित होने के बाद बाहर आ गई। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह, चारों तरफ कैमरे, मोशन डिटेक्टर, फेस एनालाइजर, इंफ्रारेड कैमरे, 24 आवर सिक्योरिटी। ये है एंटवर्प डायमंड सेंटर, जिसमें रखी है दुनिया की सबसे सुरक्षित तिजोरी, जो अब टूटने वाली है। लेकिन इस तिजोरी को तोड़ने का रिस्क कौन लेगा? तो अब बारी है मेन कैरेक्टर की। ये है लियोनार्डो नोतार बार्टोलो। ये इंसान यही उड़ाएगा इस तिजोरी को। इस आदमी की खासियत थी कि ये सामने वाले से इस तरह से बात करता था कि उसे ऐसा लगता था कि वो इसे सालों से जानता है। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े आराम से किसी से भी बात कर लेते हैं बिना झिझक के। ये बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन इसने चोरी के बारे में क्यों सोचा? इसके पीछे कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लियोनार्डो की एक दुकान थी जिसमें सोने चांदी हीरो के गहने बेचा करता था। दुकान बढ़िया चल रही थी। अब क्योंकि ज्वेलरी महंगा सौदा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में गलत लोगों से भी उसके कॉन्टेक्ट बन गए, जो उसे चोरी चकारी से हासिल किए गए सोने और हीरो की तस्करी करते थे, जिन्हें सस्ते दामों पर खरीद कर वो अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल करके अच्छे खासे दामों पर उसे बेचता था। लक्षण बचपन से ही ठीक नहीं थे। अब उसने धीरे धीरे बहुत सारे अपने स्टोर अलग अलग शहरों में खोल दिए। और आप तो जानते ही हो, महिलाओं का एक ही है रोना, हमें और ज्वेलरी दिलाओ ना। तो इस तरीके से लियोनार्डो के काफी अमीर लोगों से कनेक्शन बन गए, जो गवर्नमेंट विभाग से भी जुड़े हुए थे, बिजनेस से भी जुड़े हुए थे और पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए थे। तो अब बारी थी इन लोगों के कनेक्शन से फायदा उठाने की। लेकिन ये भी वो चीज नहीं थी जिसने लियोनार्डो को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह से चोरी करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि वो घटना अब बताऊंगा। दरअसल एक दिन लियोनार्डो के सबसे बड़े स्टोर में चोरी हो जाती है और उसका ज्यादातर माल चोर साफ कर देते हैं। अब लियोनार्डो ने क्योंकि काफी सारा पैसा इधर उधर से उधार लेकर अपने धंधे में घुसा रखा था, तो जाहिर सी बात है देनदार तो कॉलर खींचेंगे। अब इन देनदारों के पैसे को चुकाने के लिए लियोनार्डो ने एक प्लान बनाया कि वो भी चोरी करेगा और ऐसी चोरी करेगा कि उसके बाद उसकी 7 पुश्तों में किसी को भी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से आता है उसके मन में ख्याल कि वो एंटवर्प डायमंड सेंटर में से हीरे उड़ाएगा, दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह से उड़ाएगा। अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये जगह इतनी सुरक्षित थी तो ऐसा तो था नहीं कि अंदर घुस जाओ, लोकर खोलो, माल भरो और निकल के आ जाओ। तो अब लियोनार्डो के सामने समस्या थी कि प्लान बनाने से पहले जरा ये आइडिया ले लिया जाए कि एंटवर्प डायमंड सेंटर के आसपास और अंदर कितने लेयर की सिक्योरिटी है और उसे चकमा कैसे दिया जा सकता है। लेकिन ये जानकारी उसे देगा कौन? अंदर का आदमी तो कोई जानकारी नहीं देने वाला था। तो अब एक ही तरीका बचता है कि किसी तरीके से उसे एंटवर्प डायमंड सेंटर में एंट्री मिल जाए, ताकि वो खुद सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी जुटा सके। अब लियोनार्डो अपने राजनीतिक और सरकारी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एक फर्जी डायमंड ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस हासिल कर लेता है और इस लाइसेंस को लेकर एंटवर्प डायमंड ट्रेडिंग सेंटर में चला जाता है, जहां वो इस लाइसेंस के आधार पर बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा ऑफिस रेंट पर लेता है। दरअसल एंटवर्प डायमंड सेंटर की जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डायमंड मर्चेंट थे, सभी का ऑफिस था और सभी के लॉकर भी मौजूद थे। वो लोग अपने सबसे कीमती डायमंड्स को इसी बिल्डिंग के अंदर सुरक्षित जगह पर रखते थे, जो इस आदमी के पहुंचने के बाद सुरक्षित नहीं थी। और अब बारी थी पूरी सिक्योरिटी का जायजा लेना, जिसकी शुरुआत होती है बिल्डिंग के बाहर से। बेल्जियम में स्थित एंटवर्प डायमंड सेंटर दुनिया में सबसे ज्यादा हैवीली गार्डेड जगहों में से एक है, जहां पर आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और सड़क के दोनों कोनों पर टेलीस्कोपिक ब्रेकर लगे हैं। यानी कि अगर कोई अंदर आ गया, गाड़ी या किसी भी तरह का वाहन लेकर आ गया, तो वो बाहर नहीं जा सकता। डायमंड सेंटर के आसपास पुलिस के व्हीकल्स, सिक्योरिटी फोर्सेज, प्राइवेट सिक्योरिटी, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, मोशन डिटेक्टर्स, सीसीटीवी कैमरास और एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद था। बिल्डिंग में एंट्री के मेन गेट पर लगभग 27 कैमरे लगे हुए थे, जिसमें हर कैमरे के लिए अलग मॉनिटर था और हर मॉनिटर पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी। ये बिल्डिंग भी 3 ब्लॉक में बटी हुई थी, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी। और बी ब्लॉक के 2 स्टोरी नीचे मौजूद थी वो तिजोरी जिसमें अरबों खरबों का माल भरा पड़ा था। और इस तिजोरी को खोलकर अंदर जाने के लिए 10 लेवल की सिक्योरिटी पार करनी पड़ती थी। इस तिजोरी का दरवाजा लगभग 2 फुट मोटी स्टील की चादर से बना हुआ था और ये मामूली स्टील नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री ग्रेड हार्ड स्टील था, जिसमें अगर ड्रिल से छेद किया जाए तो उसे करने में 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता। ये तो छोड़ दो, इस तिजोरी के नीचे एक सेस्मिक सेंसर भी लगा हुआ था। बोले तो ऐसा जुगाड़ कि अगर किसी ने इस तिजोरी के दरवाजे पर गलती से भी नॉक कर दिया तो पूरी बिल्डिंग के अलार्म बज पड़ेंगे। इसमें एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा था जिसमें 4 नंबर के सेट को मैच करना था और एक सेट में 0 से लेके 99 तक के नंबर इसके डायल पर दिए हुए थे। आसान भाषा
भाषा में बोलूं तो लगभग 100 मिलियन कॉम्बिनेशन बस। और अगर ये नंबर सही से नहीं मिलाए गए तो जो चाबी है 2 फुट लंबी चाबी, वो इस दरवाजे के अंदर नहीं जाएगी। अब भैया मान लेते हैं कि अगर किसी ने ये सब भी निपटा लिया तो इस दरवाजे पर एक मैग्नेटिक सेंसर भी लगा हुआ था, यानी कि अगर आपने दरवाजा खोला तो अलार्म बजेगा। आप इस दरवाजे को तोड़ लो, कुछ भी कर लो, खोल नहीं सकते। मतलब अगर आप इसकी जमीन को खोद कर नीचे जाकर सेस्मिक सेंसर को भी बंद करके सब कुछ भी कर लो, 100 मिलियन कॉम्बिनेशन भी लगा लो, डुप्लीकेट चाबी भी बना लो, तो भी दरवाजा नहीं खुलने वाला था, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हुई तो अलार्म बजने तय थे। चलो मान लेते हैं कि आपने पूरा का पूरा दरवाजा ही उखाड़ लिया, मानने में क्या जाता है। तो जब आप अंदर जाएंगे तो तिजोरी के अंदर लाइट सेंसर, मोशन डिटेक्टर, हीट सेंसर, लेजर्स, पूरी दुनिया में पाई जाने वाली हर तरह की सिक्योरिटी आपको पकड़ने का इंतजार कर रही थी। और जब आप इन सारी चीजों से पार पा जाओगे तब आपको सामने रखे हुए मिलेंगे लॉकर्स, जिसमें हर लॉकर में 2 ताले लगे हुए थे जो अलग अलग चाबियों से खुलते थे। अब भैया कौन रिस्क लेगा ऐसी जगह पर डाका डालने का? तो ये रिस्क लिया लियोनार्डो ने। अब सिक्योरिटी के इस पूरे तामझाम को देखना ये एक अलग चीज है, और देखकर इसके अंदर कमी ढूंढकर उस कमी का फायदा उठाना ये दूसरी चीज है। तो लियोनार्डो अपने साथ एक बैग को लेकर गया, जिस बैग में एक बहुत ही छोटा सा कैमरा लगा था, और उसने तिजोरी के अंदर की सारी चीजों की वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी। लेकिन एक गार्ड की नजर हर समय उसके ऊपर बनी हुई थी। पर यही तो बंदे का जादू था। जैसे ही लियोनार्डो पे शक हुआ, एक गार्ड दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा और लियोनार्डो ने ऐसा दिखाया कि वो पूरी रात का जगा हुआ था, तो वो अंगड़ाई ले रहा था, इसलिए वो अपने हाथ इधर उधर घुमा रहा था। गार्ड को भी लगा ठीक है, हो सकता है ठीक कह रहा, और बात रफा दफा हो गई और लियोनार्डो वीडियो बनाकर बाहर आ गया। और लगातार 8 महीने तक ये जांच पड़ताल ऐसे ही चलती रही। जब लियोनार्डो बिल्डिंग के अंदर और बाहर इस्तेमाल होने वाली हर तरह की सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से जान चुका था, तब उसे ये बात समझ में आ गई कि वो इस बिल्डिंग के अंदर डाका नहीं डाल सकता, अकेले तो बिल्कुल नहीं डाल सकता। तो अब जरूरत थी उसे एक टीम की, और उसने बनाई एक खतरनाक टीम, जिसका पहला मेंबर था फर्डिनेंडो फिनेटो, जिसका निकनेम था मॉन्स्टर। और इसके पीछे कारण था उसका भारी भरकम शरीर और शातिर तेज दिमाग। वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि दिमाग और शरीर दोनों एक साथ नहीं मिलते, पर इस बंदे के पास दोनों थे। अब इस बंदे की खास बात थी कि ये जबरदस्त ड्राइवर था। मतलब चोरी चकारी करने के बाद अगर भागना हो तो चोर अगर इसकी गाड़ी में बैठा हो तो बचने के चांस बहुत ज्यादा थे। दूसरी खूबी, ये अव्वल दर्जे का इलेक्ट्रीशियन था, यानी कि बिजली के तारों के जाल जंजाल को बहुत अच्छे से समझता था। पर इस चोरी में सिर्फ बॉडी शॉडी से काम नहीं होने वाला था, बल्कि सिक्योरिटी सिस्टम को बीट करने के लिए शातिर दिमागों की जरूरत थी। इसीलिए टीम का दूसरा मेंबर बना एलियो दोनारियो, जिसे सब जीनियस के नाम से जानते थे। इसके पास दुनिया के हर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम का जवाब था, क्योंकि इसकी खुद की सिक्योरिटी कंपनी थी। ये बंदा इतना शातिर था कि कैमरे के सामने खड़ा होकर कैमरे की आंखों से खुद को ही गायब कर सकता था। लियोनार्डो अपने प्लान के बारे में इन दोनों को बताता है, लेकिन जो सवाल सबसे पहले सामने आकर खड़ा होता है वो ये कि आखिर पूरा सिक्योरिटी प्रोसीजर क्या है। मतलब वॉल्ट सुबह कितने बजे खुलता है, शाम को कितने बजे बंद होता है, और वॉल्ट खोलने में कौन कौन से प्रोसेस किए जाते हैं। तो ये सारी जानकारी जुटाने के लिए लियोनार्डो वापस एंटवर्प जाता है और लगातार 5-6 महीने तक हर हफ्ते सुबह 7 बजे जाता है, जिस समय तय खाने में तिजोरी का दरवाजा खोला जाता था। लियोनार्डो बहुत ध्यान से सारे प्रोसीजर को देखता है और अपने बैग में लगे कैमरे से चुपके से चाबी की फोटो उतारता है। अब जाहिर सी बात थी, इन्हें अपनी टीम में एक और मेंबर चाहिए था जो इस तरह की 2 फुट लंबी ऊट पटांग चाबी का डिजाइन बना सके। और अब एंट्री होती है द किंग ऑफ कीज की, बोले तो चाबी मास्टर, जो हर तरह की चाबी बनाने के लिए चोरों की दुनिया में खूब मशहूर था। अब अगली समस्या आती है कि इस पूरी बिल्डिंग में कौन सी चीज कहाँ कहाँ लगी है, कौन सा रास्ता कहाँ पर जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में क्या है, आस पड़ोस की दीवारें कहाँ निकलती हैं। ये सारी जानकारी हुए बिना बिल्डिंग के अंदर घुसना मतलब एक ऐसी जेल के अंदर घुसना जहाँ जाया तो जा सकता है पर वापस नहीं आया जा सकता। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अब उन्हें चाहिए थे पूरी बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स, जो कि उन्हें कोई नहीं देता। पर बिना ब्लूप्रिंट्स के तो चोरी चकारी का काम बिल्कुल भी ना होने वाला था। और लियोनार्डो ने अब अपना जादू चलाया और लियोनार्डो जा पहुंचता है एंटवर्प डायमंड सेंटर की मैनेजर के पास और मैडम से कहता है, मैडम आप तो जानते ही हो कि रिसेंटली मेरे एक ज्वेलरी के शोरूम में चोरी हुई थी, तो मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहा हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो नया शोरूम बनाऊं वो सिक्योर हो, इस बिल्डिंग की तरह सिक्योर हो। लेकिन आप तो जानते ही हो ये काम तो बड़ा खर्चीला है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई स्कीमेटिक है तो क्या आप मुझे कुछ दिन पढ़ने के लिए उसे उधार दे सकते हैं? अब देखो बंदे में कोई तो बात थी कि जिससे भी बात करता था वो इसका दीवाना हो जाता था। बस मैडम पर भी चल गया इसका जादू और मैडम ने बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स इसके हाथ में थमा दिए। ये चेक किए बिना कि वोल्ट रूम यानी कि तिजोरी के तहखाने के ब्लूप्रिंट भी इसके साथ उसमें चले गए हैं। लियोनार्डो के हाथ तो खजाना लग गया था। अब ब्लूप्रिंट को देखने के बाद उन्हें
उन्हें पता लगता है कि बराबर में ही एक पार्किंग गैराज से बिना चेक बूथ को पार करे बिल्डिंग के अंदर घुसा जा सकता है। अब इन लोगों का प्लान आगे बढ़ता है, लेकिन इन्हें एक और मेंबर की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि अगर मॉन्स्टर बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को संभालेगा तो गाड़ी चलाने के लिए एक और एक्सपर्ट चाहिए था। और अब एंट्री होती है पिएत्रो तवानो की, जिसको लोग स्पीडी के नाम से जानते थे। ये एक जबरदस्त कार ड्राइवर था। अब लियोनार्डो का एक ही काम था, ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। गार्ड्स किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, उनकी शिफ्ट कब चेंज होती है और कैमरे रिकॉर्डिंग की टेप्स कहां पर रखी जाती हैं। धीरे धीरे ये सारी जानकारी भी लियोनार्डो के पास इकट्ठी हो जाती है और इन सारी जानकारियों के साथ लियोनार्डो के हाथ एक जबरदस्त चीज लगती है, और वो था ये कि रात के समय जब बिल्डिंग बंद कर दी जाती थी तो तिजोरी के पास कोई भी गार्ड पहरा नहीं देता था, और ज्यादातर मौकों पर सीसीटीवी रूम में भी गार्ड अक्सर रात को सो जाया करते थे। ये तो बहुत जबरदस्त जानकारी थी, क्योंकि अब उन्हें पता लग गया था कि अगर किस्मत ने उनका साथ दिया तो वो एक रात में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी निपटा लेंगे, जिसके लिए उन्हें रात के 5 घंटे मिलेंगे। तो अगर उन्होंने अपने समय को सही से इस्तेमाल कर लिया तो बहुत सारे लोग अमीर होने वाले थे। लेकिन अब उनके सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो जाती है, वो ये कि ये 10 लेवल की सिक्योरिटी एक ही रात में पार करना लगभग नामुमकिन था। तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी टीम में से जीनियस चोरी से एक दिन पहले बिल्डिंग के अंदर जाएगा और जितनी ज्यादा सिक्योरिटी को वो अपने रास्ते से हटा सकता है उसे हटाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर जीनियस लियोनार्डो का कार्ड लेकर बिल्डिंग के अंदर एंट्री करता है, लेकिन वापस नहीं निकलता। अब जीनियस सबसे पहले अपने खुद के माइक्रो सिक्योरिटी कैमरा वहाँ पर लगाता है, ऐसी जगह लगाता है जहाँ से उसे कॉम्बिनेशन के नंबर साफ साफ दिखाई दे सके। और इसके बाद वो काम करता है जिसके लिए उसका नाम पड़ा था जीनियस। वो मैग्नेटिक सेंसर्स को खोलकर बिना उन्हें अलग करे एक एल्यूमिनियम की प्लेट के सहारे एक दूसरे से जोड़ देता है और उसके नीचे एक टेप लगाकर वापस उन्हें दरवाजे पर कस देता है। अब देखिए, ये मैग्नेटिक सेंसर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते थे, जिसका एक हिस्सा दरवाजे पर और दूसरा साइड में लगा था। अब जैसे ही ये दरवाजा खुलता था तो मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होने की वजह से चारों तरफ के अलार्म बजने लगते थे। लेकिन जब गार्ड इस दरवाजे को खोलते थे तो पहले इस सेंसर को कंट्रोल रूम से बंद किया जाता था। तो जीनियस ने अब एक ऐसा काम किया कि पूरा का पूरा मैग्नेटिक सेंसर बिना अलग करे दरवाजे से निकालकर अलग किया जा सके और किसी को पता भी ना लगे। अब ये सारा काम निपटाने के बाद जीनियस के सामने खड़ी हो गई एक और नई समस्या, और वो थी पार्किंग एरिया का दरवाजा। लेकिन ये दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स की मदद से कंट्रोल किया जाता था। मतलब अगर गार्ड हो तो वो बटन दबाकर दरवाजा खोल सकता था, लेकिन अगर इसे ऑटो मोड पर लगा दिया जाए तो बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को डिस्टर्ब किए अगर ये दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती तो चारों तरफ के अलार्म बज पड़ते। यानी कि जीनियस को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पता करनी थी जो इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को संभाल सके। पर जीनियस तो जीनियस था, उसने ये भी कर दिया। और अब रह जाता है उस आदमी का काम जिसने ये सब शुरू किया था, यानी लियोनार्डो। लियोनार्डो को हीट और मोशन सेंसर्स को बेकार करना था, जो कि तिजोरी के अंदर जाकर ही किया जा सकता था। और इस चीज के लिए लियोनार्डो ने इस्तेमाल किया हेयर स्प्रे। और क्योंकि किस्मत उसके साथ थी तो जिस समय उसने ये काम किया किसी की नजर भी उस पर नहीं गई और हीट और मोशन सेंसर्स बेकार हो गए बिना किसी को पता लगे। और अब आती है चोरी की रात। ये जीनियस के द्वारा पता की गई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके गैराज का दरवाजा खोलते हुए अंदर घुस जाते हैं। और क्योंकि चाबियों का जादूगर इनके साथ था तो वो यूनिवर्सल की का इस्तेमाल करके सारे दरवाजों को एक एक करके बड़े आराम से खोल रहे थे। और क्योंकि ब्लूप्रिंट्स उनके पास थे तो उन्हें मालूम था कि कब किस दरवाजे से उन्हें निकलना है। और वो धीरे धीरे वोल्ट रूम यानी तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। अब जीनियस सबसे पहले दरवाजे से मैग्नेटिक सेंसर अलग करता है और कमरे में लगे हुए सारे कैमरों के ऊपर काला कपड़ा ढक देता है। और अब आती है अगली समस्या, यानी कि कॉम्बिनेशन लॉक, जिसकी जिम्मेदारी उठाता है मॉन्स्टर। अब जो चाबी लेकर वो लोग अपने साथ आए थे वो चाबी फिट नहीं होती, सबके गले सूख गए। उन्हें लगा कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन लियोनार्डो को ये बात अच्छे से मालूम थी कि गार्ड्स इस तिजोरी की चाबी को यूटिलिटी बॉक्स के अंदर रखते हैं, जहाँ पहुँचना मुश्किल काम नहीं था। और ये फटाफट असली चाबी का इंतजाम करके दरवाजे को खोलते हैं। अब क्योंकि तिजोरी के अंदर लाइट सेंसर्स भी लगे हुए थे तो इन लोगों को यहाँ की बिजली काटनी थी, जो कि मॉन्स्टर बड़े आराम से कर लेता है। और ये नाइट विजन गॉगल का इस्तेमाल करके अंदर घुस जाते हैं। और अब सबसे पहला काम था इस कमरे के अंदर लगे हुए हीट और मोशन सेंसर्स को पूरी तरह से बंद करना। ये लोग बड़े आराम से बिल्कुल भी अपनी जगह से हिले बिना सारे लाइट सेंसर्स को कवर कर देते हैं। और क्योंकि लियोनार्डो ने स्प्रे मारकर हीट सेंसर की सेंसिटिविटी कम कर दी थी तो इन्हें इतना मौका मिल जाता है कि ये उसके पास जाकर उसे स्टायरोफोम से ढक सके, जिससे हीट सेंसर कमरे में हो रही गतिविधियों को ना पकड़ पाए। भाई साहब कमाल हो गया था। मुश्किल से 1000-1500
पैसों का घर में इस्तेमाल होने वाला सामान दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी पे भारी पड़ रहा था। अब सब कुछ सेट हो चुका था, इन्हें बस डिपॉजिट बॉक्सेस खोलने थे, जिसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया पुली खींचने वाले जुगाड़ का। और जो लोग मोटर के बारे में अच्छे से जानते हैं तो मोटर पर लगी हुई पुली को खींच कर उतारा जाता है, जिसके लिए एक स्क्रू शेप का जुगाड़ इस्तेमाल किया जाता है। और इन्होंने भी उसी जुगाड़ का इस्तेमाल किया था और धड़ाधड़ डिपॉजिट बॉक्सेस खींच के बाहर निकालने लगे। चोरी करी, माल भरा, सिक्योरिटी की फुटेज उड़ा ली और गाड़ी में बैठ के रफा दफा। दुनिया की सबसे बड़ी चोरी बड़े आराम से अंजाम दे दी गई थी। अब उन्हें मालूम था कि पुलिस उनके पीछे जरूर आएगी, तो अब उन्हें लियोनार्डो के अपार्टमेंट में इस चोरी से जुड़ी हुई हर चीज को पूरी तरह से खत्म करना था। तो वो सारा कचरा भर के स्पीडी की कार में डालकर उसे ठिकाने लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि समय रात का था तो ये सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन स्पीडी के ऊपर डर हावी हो जाता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से जल्दी इस सारे सामान से छुटकारा पाना चाहता था, तो एक सुनसान जगह पर वो गाड़ी रोककर इस सारे कबाड़े को ऐसे ही फेंकने लगता है। लियोनार्डो उसे रोकता है कि वो ऐसे ही किसी भी जगह पर इस सामान को नहीं फेंक सकते, लेकिन स्पीडी ने आधा कचरा फेंक दिया था, तो और कोई चारा ना देखकर वो सारा कचरा वहीं पर डंप कर देते हैं। अगले दिन एंटवर्प डायमंड सेंटर खुलता है और सबके होश उड़ जाते हैं। सिक्योरिटी की हर लेयर कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी और दुनिया की सबसे बड़ी डकैती बड़े आराम से लग चुकी थी और पूरे $500 बिलियन के हीरे एंटवर्प डायमंड सेंटर से गायब हो चुके थे। यानी कि लगभग 41,715 करोड़ रुपए के आसपास के हीरे और इसके अलावा कैश भी एंटवर्प से गायब हो चुका था। अब 2 दिन बाद जिस रास्ते पर इन्होंने कचरा फेंका था, एक बुढ़े मियाँ उधर से निकल रहे थे और वो डेली उसी रास्ते से मॉर्निंग वॉक किया करते थे, जिनकी एक ही शिकायत थी कि लोग इस रास्ते पर कचरा ना फेंके। तो जब उन्हें ये कचरा दिखाई देता है वो भड़क जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता लगता है कि ये कचरा नॉर्मल कचरा नहीं है, इसमें कुछ तो खास है। और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, एक एक कचरे के टुकड़े को वहाँ से उठाती है और सारी कड़ियों को धीरे धीरे जोड़ने लगती है। इस कचरे में लियोनार्डो की आईडी, उनके द्वारा खाया गया सामान, उससे जुड़े हुए बिल, सिक्योरिटी की फुटेजेस, ये सब हाथ लग जाता है। लेकिन तब तक ये सारे लोग पुलिस के हाथों से बहुत दूर जा चुके थे। अब भैया इन्होंने चोरी तो करी थी बेल्जियम में, लेकिन ये रहने वाले थे इटली के, तो सारे के सारे इटली निकल लेते हैं। और बेल्जियम की पुलिस इटली में इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, क्योंकि इटली और बेल्जियम के बीच में उस समय पर कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं थी। अखबारों में खबर छपती है कि पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा और बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। लियोनार्डो का ऐसा लगता है कि अगर वो बेल्जियम जाएगा तो वो अपना एक सेफ रिकॉर्ड वहाँ पर क्रिएट कर लेगा और उसे दोबारा एंटवर्प डायमंड सेंटर जाना चाहिए। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो जैसे ही एंटवर्प डायमंड सेंटर में जाता है, पुलिस उसे धर लेती है। उसके बाद उसके ऊपर कोर्ट ट्रायल होता है, जहाँ वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता। उसके बाकी दोस्त भी धीरे धीरे पकड़े जाते हैं। अब बेल्जियम में एक कानून था कि चाहे आप चवन्नी चुराओ या बेल्जियम के नेशनल बैंक का सारा पैसा, अगर आपने नॉन वायलेंट थेफ्ट किया है तो मैक्सिमम सजा आपको बस 4 साल की हो सकती है। और क्योंकि इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया था और पुलिस के पास ना तो चोरी का माल था और ना ही पक्के सबूत थे जिससे वो इन्हें 100% अश्योरिटी के साथ गुनहगार साबित कर सके, तो शक के आधार पर कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चोरी से जुड़े हुए थे, इन्हें 4 साल की सजा सुनाई जाती है, जिनमें से ज्यादातर 6 महीने के अंदर ही बाहर आ जाते हैं। और अब ये सारे आजाद थे। आज तक ये पता नहीं चला है कि वो 41,715 करोड़ रुपए के डायमंड और कैश कहाँ गया। तो जी ये थी कहानी सदी की सबसे बड़ी चोरी की।